हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से जियोग्राफी का एक न्यू वीडियो पर, जो कि टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बनाया गया है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये रहा हमारा पृथ्वी। इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, इस चीज़ का जानकारी प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए काफ़ी समय लगा है वैज्ञानिकों को। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत देखिए, भूकंपीय तरंगे, उल्काएं, ज्वालामुखी से निकलने वाले के अध्ययन, समुद्र तलीय छेदन से प्राप्त आंकड़ों के, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों के माप के आधार पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के अंदर तो जा नहीं सकता है कोई भी, इसीलिए ये अदृश्य है। तो इस चीज़ का जानकारी मतलब प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों का आधार लिया गया है। यहाँ मतलब अदृश्य है, इस वजह से नहीं जा पाया, इसलिए कुछ चीज़ों का आधार मतलब ले करके पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। वो कैसे? वो देखिए, जो भूकंपीय तरंगे है ना, जो भूकंपीय जो तरंगे है उसको लेकर के, और जो उल्काएं हैं उस चीज़ को लेकर के, और ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ है उस चीज़, ये सब सारे चीज़ों को ले करके अध्ययन किया गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर नहीं जाने के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जाके तो रिसर्च नहीं कर सकता है, इस वजह से जो भूकंपीय मतलब तरंगे हैं उसको लेकर के, उल्काएं हैं और ज्वालामुखी का जो निकलने वाले जो पदार्थ है, ज्वालामुखी से जो निकलते हैं पदार्थ, उस पदार्थों को लेकर के पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है। ठीक है, इतना दूर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना है वो किस तरीके से, किस आधार पे, किस बेस पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दो प्रमुख आधार पर विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसको दो आधारों में डिवाइड करके किया गया है। एक पहला नंबर में रासायनिक आधार पे और दो नंबर में भौतिक गुणों के आधार पे। यहाँ पे हम लोग देखा कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब संरचना किया गया है, जो भूकंपीय तरंगे द्वारा और ज्वालामुखी से निकलने पदार्थों और समुद्र तलीय छेदन है ना, उससे जो प्राप्त आंकड़ों है ना, उसका आंकड़ों को लेकर के, और गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मतलब जो अध्ययन किया है उसको भी दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया है, एक रासायनिक आधार पे और एक भौतिक गुणों के आधार पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया गया है। ठीक है, एक रासायनिक आधार पे और एक भौतिक गुणों के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हम लोग रासायनिक आधार पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रासायनिक आधार पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है। ठीक है, तो देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक आधार पे तीन प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि रासायनिक आधार पे किस तरीके से इसका अध्ययन किया है, तो देखिए ये रहा हमारा पृथ्वी, और इसी को काट करके थोड़ा सा यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको तीन भागों में, तीन परतों में भाग कर दिया है। सबसे पहला परत देखिए, क्रास्ट। ठीक है, ये सबसे पहला परत, ये सबसे ऊपर वाला परत है ना, इसको क्रास्ट मतलब नाम दिया गया है। जो भूपट्टी है ना, इसको 300 किलोमीटर तक रखा है। ये जो इसका मोटाई जो परत है, ये जो ऊपर वाला परत, इसको 300 किलोमीटर रखा गया है। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया है। अभी दो नंबर जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मेंटल, इसका नाम रखा है मेंटल। ठीक है, और इसका जो मोटाई है ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर रखा है इसको। ठीक है,
और तीसरा रखा है कोर यानी केंद्र भाग जो लास्ट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको 4300 से 6880 किलोमीटर तक रखा है, ठीक है। तो फाइनली रासायनिक आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। और इसका जो ये है 300 किलोमीटर रखा है, इसका जो मोटाई 300 किलोमीटर, मेंटल का रखा है 1000 से 2000 और कोर का रखा है 4300 से 6880 किलोमीटर रखा है। तो रासायनिक आधार पे हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि रासायनिक आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया है ना। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग विस्तार से देखेंगे, ये जो कार्स्ट है सबसे ऊपर वाला परत, ठीक है, इसका जो घनत्व है 2.5, ठीक है, इसका 2.5 इसका घनत्व है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिया। तो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों का प्रधानता यहाँ मिलता है, इसीलिए इसको सियाल नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिलिकॉन 27.7% और एल्युमिनियम 1%। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कोई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्रस्ट में सिलिकॉन का प्रधानता कितना है और एल्युमिनियम का कितना है, ठीक है, यही क्वेश्चन उसमें आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि सिलिकॉन 27.7% यानी अधिक है सिलिकॉन और एल्युमिनियम 1% है, ठीक है। और क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का प्रधानता का कारण ही इसको सियाल कहा गया, ठीक है। अभी हम लोग नीचे आते हैं, मेंटल। तो मेंटल जो है इसका जो घनत्व है ये वो 4 ग्राम है ना, 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका प्रधानता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसका प्रधानता होने के कारण इसको सीमा कहा गया, ठीक है। किस वजह से सीमा कहा गया इसको? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि दूसरे जो परत है पृथ्वी के अंदर में, दूसरा जो परत है वो मेंटल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट यानी कोर, इसको कोर कहा गया, ठीक है। और इसका घनत्व सबसे अधिक है, 11 इसका घनत्व है, 11 इसका घनत्व है सबसे अधिक। ये तीनों में से सबसे अधिक घनत्व कोर का है, सबसे नीचे वाला का है। और इसमें लोहा और निकेल यानी निफे और निकेल का लोहे और निकेल का इसमें प्रधानता है, इसलिए इसको निफे कहा गया, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। लोहा और निकेल की प्रधानता अधिक होने के कारण इसमें इस भाग को निफे कहा गया है। तो इसको हम आप लोग समझ गए होंगे कि क्रस्ट भागों में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का प्रधानता है, मेंटल भागों में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का प्रधानता है, और कोर भागों में लोहा और निकेल का प्रधानता होने के कारण निफे कहा गया। तो सियाल, सीमा और निफे, ठीक है, इस तीनों चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो दोबारा इसको रिवाइज करके देखिए, ठीक, आप लोग को याद रहेगा। तो पहला क्रस्ट, उसको सियाल का नाम से भी जाना जाता है, दूसरा मेंटल जिसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा कोर यानी आंतरिक भाग, सबसे आंतरिक भाग, ये सबसे मतलब अधिक गर्म, ये क्षेत्र बहुत ही गर्म रहता है, ठीक है। तो इसका लोहा और निकेल की प्रधानता के कारण इसको निफे कहा गया। तो सियाल, सीमे और निफे, ठीक है। तो तीनों चीज़ समझ लिए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे चल करके ये जो कास्ट, मेंटल और कोर, ये तीनों को कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मतलब हिसाब से इसको और भी कुछ चीज़ें जोड़े हैं। तो ये जो कास्ट को जो डिवाइड कर रहा है जिस रेखा है ना, उस रेखा को मोह डिसकंटिन्यू रेखा कहा गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो कास्ट और मेंटल को डिवाइड कर रहा है उसको मोह डिसकंटिन्यू रेखा कहा गया है। उसके बाद जो मेंटल और कोर को जो डिवाइड कर रहा है, जो काट रहा है, उस रेखा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू रेखा कहा गया है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि मेंटल और कास्ट को जो डिवाइड कर रहा, काट रहा है, वो रेखा का नाम क्या है? तो क्या है? मोह डिसकंटिन्यू रेखा, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, ये जो कास्ट है, ये कास्ट को भी ये बीचों बीच कटता है, ठीक है। आगे जाकर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना हिसाब से इस तरीके से अपना अध्ययन किया है। तो इस बीचों बीच जो रेखा एक खींचा गया है और इसको काटा गया है, उसको कॉन्ड्राइड करके नाम दिया गया, उस रेखा का नाम कॉन्ड्राइड, ठीक है।
उसके बाद मेंटल को भी बीचों बीच काटा गया है, उसको नाम रखा गया रेपेटी, ठीक है। और कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया है बीचों बीच, तो उसको रखा है लहमन। ये सब नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि कॉनराइट एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इस मतलब इस रेखा मतलब दिया गया था, उन्होंने ही दिया था ये रेखा, इसीलिए इस तरीके से उसको रखा गया। तो इधर कॉनराइट, रेपेटी और लेहमैन, और इधर मोहो और गुटेनबर्ग। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको एक ट्रिक बना लीजिएगा, ये करले ट्रिक, करले, ठीक है, इसे याद रह जाएगा आप लोग को। और इधर मग रखिएगा, मोहो और गोये गुटेनबर्ग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भौतिक गुणों के आधार पे हम लोग अगर देखेंगे तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया है भौतिक गुणों के आधार पे। लिथोस्फीयर जो 35 किलोमीटर तक रखा है, ये क्रस्ट मेंटल के सबसे ऊपरी भाग है ना, और जो कि एक भंगुर कठोर ठोस के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। और इसका जो घनत्व है वो 3 है, ठीक है, इसका घनत्व 3 है और इसको 35 किलोमीटर तक रखा है और लिथोस्फीयर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद एस्थोनी स्फीयर, ठीक है, इसको रखा है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसको रखा है। और इसका विशेषताएं क्या है, यह मेंटल का ऊपरी भाग है जो असंख्य रूप में पिघला हुआ है और प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है। इसका जो घनत्व है वो 3.4 है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में देखेंगे उसका तीसरा परत, ठीक है। ये भौतिक आधार पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, भौतिक गुणों के आधार पे हम लोग देख रहे हैं इसको। बाहरी कोर, अभी कोर आ गया, ठीक है, 3 नंबर में कोर आ गया, इसको बाहरी कोर में डिवाइड किया और एक आंतरिक कोर, ठीक है, यानी अंतर्भाग, यानी अंदर भाग को एक तरफ रखा है और बाहरी भाग को एक साइड में रखा है। बाहरी भाग को 5150 किलोमीटर तक रखा है। यह तरल है और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्रों का कारण है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्रों का कारण यही है, ठीक है। और इसका जो घनत्व है 12.3 है ना। और आंतरिक कोर को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 6371 है, जो 6371 किलोमीटर रखा है इसका आंतरिक कोर का। इसका जो विशेषताएं हैं उसको अगर हम लोग देखेंगे, यह ठोस है और इसका तापमान बहुत ही अधिक होता है। ये 13 मतलब इसका जो घनत्व है वो 13 तक नापा गया है, ठीक है, 13 तक, यानी मतलब सबसे अधिक ये आंतरिक कोर में तापमान होता है ना। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिक ने अपना हिसाब से अध्ययन करके अपना मतलब सिद्धांत दिया है, अपना मत प्रदान किया है। तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो शेष के अनुसार, यानी शेष के अनुसार, यानी ये वैज्ञानिक काफ़ी प्रसिद्ध है और इसका जो रिसर्च किया है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ऊपर, तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए जो परत है ये 3 भागों में डिवाइड किया है ना, पृथ्वी का जो आंतरिक परत है उसको 3 भागों में डिवाइड किया, सियाल, सीमे और निफे, ठीक है। सतह से गहराई, अगर हम लोग गहराई तक देखेंगे तो सियाल को रखा है 300 किलोमीटर और सीमा को रखा है 300 से 2000 किलोमीटर और निफे को रखा है 2000 से 6371 किलोमीटर, है ना। और इसका जो प्रधानता है संगठन, देखिए सिलिका और एल्युमिनियम है तो सियाल में, और सीमा में यानी बीचों बीच सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में निकेल और फॉरेस्ट, ठीक है। घनत्व भी दिया गया है 2.7 से 2.9, 2.9 से 4.7 और 2.9 से 4.7, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व यहीं पे दिखा रहा है निफे में, ठीक है। तो हम लोग शेष का अनुसार देख लिए हैं उन्होंने किस तरीके से अपना जो सिद्धांत दिया है ना। इस मोटा मोटे चीज़ के यहाँ पे इसीलिए कवर करने का कोशिश किया है। कोई बार क्वेश्चंस में मतलब अलग अलग तरीके से पूछता है, कोई बार दूसरा वैज्ञानिक क्या कहा है उसका बारे में दे देता है। जैसे होम्स, यहाँ पे होम्स के अनुसार बताइए कि इसको क्या कहा है और इसका घनत्व कितना बताया है। इसीलिए हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेंशन करने का कोशिश किया है। जो वैज्ञानिक जिस तरीके से मतलब अपना मत दिया है उसको हम लोग इसीलिए देख रहे हैं। तो वंडर ग्रेट के अनुसार अगर देखेंगे तो देखिए परत उन्होंने 4 परत में डिवाइड किया है, ठीक है। जो राज्य सिलिका परत 60 किलोमीटर तक रखा है ना। आंतरिक सिलिका परत को 60 से
1140 किलोमीटर तक रखा है ना। सबसे ऊपर वाला को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाह्य सिलिका परत, इसको 60 किलोमीटर रखा था, और इसका जो सिलिका और एल्युमिनियम का प्रधानता है इसमें, और इसका जो घनत्व है 2.75 से 2.90 तक रखा है, ठीक है। दूसरा परत क्या है? दूसरा परत आंतरिक सिलिका परत, ठीक है, इसका नाम रखा है आंतरिक सिलिका परत। 60 से 1140 किलोमीटर तक रखा है इसको, और इसका प्रधानता क्या क्या रखा है? इसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे चीज़ को यहाँ पे दिया है। और 3.1 से 4.75 इसका घनत्व रखा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आएंगे, तीसरा भाग में आएंगे, तीसरा परत पेलेसाइट या मिश्रित धातु और सिलिका परत, 1140 से 1700 किलोमीटर तक इसको रखा है। और इसका जो संगठन है किन किन पदार्थों से हुआ है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम। तो इसका जो घनत्व को देखेंगे तो 4.75 है, से 4.75 से 5 पॉइंट तक रखा है। और चौथा परत जो कि धातु मध्यम पिंडो, ठीक है, इसको 1700 से 6378 किलोमीटर तक रखा है। इसका प्रधानता है निकेल और फेरस का। इसका जो घनत्व रखा है 11.0, ठीक है, 11 पॉइंट रखा है, सबसे अधिक निफे में मिल रहा है ना। अभी हम लोग देखेंगे जेफ्रे के अनुसार, इनका अनुसार क्या है? ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत 10 से 12 किलोमीटर तक रखा है, जो कि ग्रेनाइट परतदार परिवर्तन चट्टान है, ठीक है, इसका घनत्व नहीं मेंशन है यहाँ पे। और मध्यमवर्ती परत रखा है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक, इसमें क्या प्रधानता है? ये बेसाल्ट का प्रधानता है। उसके बाद निम्न परत मध्यम पिंडो, ठीक है, तो उसका बाद उन्होंने जो 25 किलोमीटर के बाद यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जो कि ओलिवाइन, सिलिका, मैग्नीशियम है। उसके बाद मध्यम पिंडों में रखा है निकल और फेरस को। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट में होम्स के अनुसार, ठीक है, होम्स ने क्या कहा है। इसके अनुसार अगर देखेंगे तो भूपृष्ठों पर यानी कार्स्ट में 15 से 20 किलोमीटर तक रखा है। उसमें ग्रेनाइट और सिलिका का प्रधानता है 2.7 से 2.9। इसका जो मतलब घनत्व है ग्राम प्रति ये में सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। और ऊपरी परत जो है उसको ऊपरी परत कहा गया है, दूसरा परत को ऊपरी परत कहा गया है, ऊपर मेंटल, है ना। 21 से 984 किलोमीटर इसको रखा है। और इसका जो एम्फिली ब्लाइट इसका प्रधानता है, और 2.9 से 4.7 तक इसका मतलब प्रधानता मिला है। और मध्यम पिंडो इसको 984 से 6378 रखा है ना। और इसका जो प्रधानता है निकेल और फेरस का, और घनत्व है 9.7 से 11 तक, ठीक है। तो इस तरीके से विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना मत या अपना सिद्धांत दिया है, जिनको कवर करने का हमने कोशिश किया इस वीडियो में। तो यहाँ इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को याद रहे, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग का। उसके बाद हमने कुछ नोट किया है जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने से तापमान और दबाव लगातार बढ़ता है। क्या आप सभी को पता है? ये चीज़ पता होना चाहिए। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने से तापमान और दबाव दोनों लगातार बढ़ता है, ठीक है। औसत प्रति 32 मीटर गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है। तो पृथ्वी का ये रहा हमारा पृथ्वी, ये मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर जाने से हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और ये तापमान मतलब तब तक बढ़ता है 100 डिग्री तक, है ना। 100 मीटर तक ये बढ़ता है, ये सिलसिला 100 मीटर तक रहता है। उसके बाद कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ही मिलता है, कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कम, ऐसे करके मिलता है। तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है पृथ्वी के अंदर जाने के क्रम में। ये सिलसिला 100 मीटर तक जारी रहता है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि 100 मीटर तक ये जारी रहता है, उसके बाद नहीं। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना मीटर में कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ता है पृथ्वी के अंदर जाने के क्रम में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। साथ ही गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जाने से गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता है पृथ्वी के अंदर जाने के क्रम में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का जो सतह का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो लगभग 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी के सतह का जो घनत्व है 5.517 ये लगभग है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बताया है। ठीक है, होता है यह घनत्व पृथ्वी के द्रव्यमान और उसके आयतन को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। तो यही सारा इम्पोर्टेंट हमने कवर करने का कोशिश किए है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।